नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग पर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। डबलिंग रेट, रिकवरी रेट और डेथ रेट में सुधार। मरीजों के दोगुना होने में अब लग रहे 11 दिन। 25.19% हुआ रिकवरी रेट। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए की अहम बैठक। विदेशी और घरेलू निवेशकों की परेशानियों को दूर करने के दिए निर्देश। कोरोना संकट पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और राहुल गांधी में मंथन। रघुराम राजन ने कहा, गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ की जरूरत। दोनों ने टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस वसूली रोकने से किया इनकार। कहा, स्कूल चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, लिहाजा ट्यूशन फीस लेना गलत नहीं। और पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर, बेटे रणबीर ने दी मुखाग्नि। लॉकडाउन की वजह से चुनिंदा लोगों को ही मिली थी इजाजत। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कवायद शुरू कर दी है। पीएम ने देश में निवेश का माहौल सुधारने के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पीएम ने अधिकारियों को रणनीति बनाने के लिए कहा है। साथ ही देश में विदेशी और घरेलू निवेशकों की परेशानी दूर करने के आदेश दिए हैं। बैठक में देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने और जरूरी वित्तीय सहायता देने की बात भी कही। देश में लॉकडाउन के बाद कैसे इकोनॉमी पटरी पर आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बैठक में ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अप्रैल महीने में BS4 मानक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही बैठक में GST का मुद्दा भी उठा। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रकाश जावड़ेकर से कहा कि GST के बारे में कोई फैसला वित्त मंत्रालय लेगा। बैठक में बड़े उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के कोरोना टेस्टिंग पर भी चर्चा की गई। बात बहुत सार्थक रही और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कैसे जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो और कैसे इंडस्ट्री अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाए, इसकी बहुत सार्थक चर्चा हुई। उधर कर्नाटक में 4 मई से बिजनेस एक्टिविटी फिर शुरू हो सकती है। कर्नाटक सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कर्नाटक कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य ग्रीन जोन में 4 मई से औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कंपनियां 50% कर्मचारियों को ही काम पर बुला सकती है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब कर्नाटक में 4 मई से सभी इंडस्ट्रीज, सरकारी कंपनियों और IT कंपनियों से दफ्तर खुलेंगे, लेकिन मॉल और होटल 4 मई के बाद भी बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने अभी भी सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने पर कोई फैसला नहीं किया है। साथ ही शराब की दुकानों को खोलने पर भी कोई फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से कोरोना संकट पर बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राहुल गांधी ने कोरोना टेस्टिंग, लॉकडाउन के बाद के हालात, गरीबों, प्रवासी मजदूरों और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कोरोना टेस्टिंग के मसले पर बात की, जिस पर रघुराम राजन ने कहा कि भारत में रोजाना टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। The heart of that process, of course, is testing. And there's a sense in India and that the testing capability is in itself limited. That we're a big country and that our ability to test, like the United States or like the European countries, is comparatively limited. So how would you think about it with a sort of low level of testing? We have to be cleverer about opening up, which means perhaps do mass testing. This way, I mean, these are ways of testing which reduce the burden on the test infrastructure and can allow us to try and vet much more. It's in some sense less intensive
but it is cleverer. We have to be cleverer about the reopening because we simply can't wait till we have that kind of facility. रघुराम राजन के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि गरीबों की मदद के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, जिस पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा कि 65,000 करोड़ की जरूरत है। राजन ने बताया कि भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ की है, ऐसे में 65,000 करोड़ दिया जा सकता है। What do you think about the agricultural sector and the workers, migrant workers? How should we be thinking about their finances? I think we need to find ways of getting both money as well as food through the public distribution system to as many of these people as we can. तो डॉक्टर राजन कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़ 60,000 और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। There's a new model also out, which is the authoritarian model, which is questioning the sort of liberal model, and it's a different way of doing work, and it seems to be more and more rising in more and more places. Do you think it's going to get pushed back? The problem with that is the authoritarian figure can develop their own sort of sense of, yes, I am the power of the people, and therefore whatever I say goes. My rules apply, not the checks and balances, not the institutions, not the decentralized structure. Everything is going to go through me. The sort of historically, what has happened is that has put too much weight on that center, and eventually that collapses. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की पहल को सराहना की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोरोना चुनौती के दौर में राहुल जी की वैश्विक और भारतीय विचार के नेताओं के साथ शुरू किया गया संवाद काफी सराहनीय है। पहली श्रृंखला में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से कोविड-19 पर की गई बातचीत इससे निपटने के नजरिए से काफी व्यवहारिक है। राहुल गांधी और रघुराम राजन की बातचीत को दूसरे नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है। केजे तुलसी ने कहा कि सरकार को रघुराम राजन और राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार को इसे सुझाव की तरह लेना चाहिए। The conversation between Mr. Raghuram Rajan and Gandhi needs to be taken very seriously by the government. And they need to examine in depth as to how he is suggesting that balance could be achieved by endeavoring to save lives and also ensure that the economy is spruced up. These are not, nobody should stand on prestige on these issues. These are issues of national importance, and I hope that the Prime Minister will continue to function in the same spirit. मैं समझता हूं उस कन्वर्सेशन को जितना मैंने सुना है उसमें संदेश बिल्कुल साफ है। आपको रिकॉन्फिगर करना होगा अपनी अर्थव्यवस्था को, प्राथमिकताएं थोड़ी बदलनी होंगी, और वो मैं समझता हूं इसको आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से लिया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का क्षण है। यहाँ दलीय राजनीति नहीं, जो भी आलोचना भी होती है उसमें सुझाव का तत्व प्रबल होता है। उधर बीजेपी ने 65,000 करोड़ के आंकड़े को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी के इस आंकड़े का कोई सबूत नहीं है। Quoting just 65,000 crore figures is, I don't know how arrived. There is no statistical support document or figures along with these figures. So I don't think how this figure has been arrived, and it is a very random and just out of the desk figures, which I don't think can be taken as a benchmark.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा किसानों और आम लोगों को देने की मांग की है। उन्होंने खत में लिखा है कि वो कन्फेडरेशन ऑफ एमपी फॉर इंडस्ट्री सर्विसेज एंड ट्रेड के अध्यक्ष गोविंद गोयल का पत्र इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि लॉकडाउन के कारण देश में डीजल की खपत कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट होने के कारण डीजल की कीमतें कम करने और किसानों और उद्योगों को स्टॉक करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है। इससे देश में डीजल की खपत बढ़ेगी और केंद्र का स्टॉक भी कम होगा, जिससे वो कम मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक कच्चा तेल आयात कर सकेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने का फायदा देश के आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लुटियन जोन में पुनर्विकास को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति आवास समेत लुटियंस दिल्ली की कई इमारतों को तोड़ा जाएगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मौजूदा संसद भवन के पास एक नया संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्विकास करना शामिल है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने 2022 का लक्ष्य रखा है। मुंबई के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को नोटिस भेजकर इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि पालघर में पुलिस के सामने 2 संतों और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया था। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। देश में कोविड-19 मरीजों के डबलिंग रेट, रिकवरी रेट और डेथ रेट तीनों मोर्चों पर राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना पर अलग अलग आंकड़े पेश किए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना की लड़ाई में देश को बड़ी कामयाबी मिल रही है। अग्रवाल ने बताया कि देश का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन था, जो अब बढ़कर 11 दिन हो गया है। इससे भी अच्छी बात यह है कि कुछ राज्यों का डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और पंजाब में 11 से 20 दिन का डबलिंग रेट है। वहीं कर्नाटक, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरल में कोविड-19 मरीजों का डबलिंग रेट 20 से 40 दिन के बीच पाया गया है। वहीं असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में डबलिंग रेट 40 दिन से भी ऊपर पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से मरने वाले 78 मरीजों को कोई ना कोई दूसरी बीमारी थी या वो उम्र दराज थे। हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 30.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। वहीं लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होगी, बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, बस का सैनिटाइजेशन होगा, साथ ही गंतव्य पर पहुंचने पर हेल्थ चेकअप भी होगा।
कोई लक्षण ना मिलने पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं कि ट्रक, गुड्स कैरियर की आवाजाही बिना रुकावट हो। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि राज्यों की सीमाओं पर अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी। एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लोगों को निकालने में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर तेलंगाना के मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना के मंत्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में 2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी फंसे हुए हैं। इन प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए केंद्र की गाइडलाइन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में लोग बस के जरिए 3 से 4 दिन का सफर कैसे तय कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बस की तुलना में ट्रेन का सफर ज्यादा मुनासिब होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि ये को पॉलिसी हिसाब में आप एक अनाउंसमेंट करो, कैसा जाना कैसे लेके जाना। अभी ट्रेन बोले तो आसान है, बसों में बहुत मुश्किल है। इतने भीड़ सारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रास्ते पे आके जा रहे बोले तो हाँ, अब बोल रहे पूरे अभी स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे, वो कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अभी वो लोग क्या है बोले तो जस्ट एक अनाउंसमेंट कर रहे, मगर वैसा नहीं होता। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील की है। यूपी सरकार ने श्रमिकों से कहा है कि अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर पैदल ना आए, उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज पुनः रिपीट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही कोई भी हमारे बॉर्डर के अंदर आएगा। अब कोटा में फंसे छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइंस में ढील दे दी है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक इस पर कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों की घर वापसी को लेकर ढील देने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दे दिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। इससे बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार आने को इच्छुक प्रवासी मजदूरों, छात्रों को लौटने में सहूलियत होगी। सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बसों के जरिए छात्रों को वापस लाने की योजना है। वहीं बिहार के सहकारिता मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी बनाकर योजना तैयार करेगी। दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं कि जिसमें बसों के द्वारा वो आ सकेंगे, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी और जो संबंधित राज्य में आएंगे तो उनको जांच पड़ताल के बाद उनको होम क्वारंटाइन में और रखा जा सकेगा। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार बिहार की मांग को स्वीकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बहानेबाजी ना करें। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। मैं यही चाहूँगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से रिलेटेड, कोरोना टेस्टिंग से लेकर के डोर टू डोर से लेकर के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का सरकार काम करे।
लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। महाराष्ट्र से चले हजारों प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा पर पुलिस ने रोक लिया। ये श्रमिक मुंबई बड़वानी हाईवे पर फंसे हैं। मजदूर राज्य सरकार से अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। इजाजत नहीं मिलने पर मजदूरों ने सीमा पर ही धरना शुरू कर दिया। इसमें से अधिकतर प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, जो मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होना चाहते हैं। कहाँ से आ रहे हो? आ रहे हैं भिवंडी से, मुंबई से भिवंडी। कहाँ जा रहे हैं? यूपी, गोरखपुर। ये यहाँ जाम क्यों लगाया गया था? जाम सर जाने नहीं दे रहे हैं लोग। कहाँ जाना चाहते हैं आप? यूपी जाना चाहते हैं। तो क्या मांग रखी है आपने सरकार से? हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग जाने दो, घर पे जाने दो। हम लोग भूखे मर रहे हैं, फायदा क्या है यहाँ पर? ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अभी देखो बोल रहे हैं चेक करके जाने देंगे। अजय, कहाँ के रहने वाले हो? जौनपुर का। जौनपुर। कहाँ से आ रहे हो अभी? बम्बई से आ रहा हूँ। बम्बई में क्या करते थे? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। अभी ये कहाँ पे रुका हुआ है तुमको? अभी MP बॉर्डर। क्या मांग है अब तुम लोगों की? हम लोग को बस घर छोड़ दे। किसानों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है, जिसमें लिखा है कि लॉकडाउन से मध्य प्रदेश में किसानों पर विपरीत असर पड़ा है। 3 लाख किसानों ने मक्का की फसल पैदा की। मक्का का तय समर्थन मूल्य 1725 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन शासन द्वारा खरीदी नहीं होने के कारण 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने पर विवश है। वहीं प्याज का वर्तमान भाव 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि उत्पादन लागत 1000 रुपये प्रति क्विंटल है। साथ ही उन्होंने लिखा कि 5 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल बोई गई है और वो तैयार होकर बाजार में आने लगी है, लेकिन अब तक पंजीयन की व्यवस्था नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के सामने 3 मांगे रखी हैं, जिसमें समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदारी की व्यवस्था करना, प्याज किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करना और मूंग की फसल की क्रय के लिए पंजीयन की व्यवस्था की मांग शामिल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया है। दीपक बावरिया की जगह मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल के ट्यूशन फीस वसूलने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फीस लेना उचित है, क्योंकि स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और अपने स्टाफ को सैलरी भी दे रहे हैं। दरअसल नरेश कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की ट्यूशन फीस पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि लॉकडाउन के कारण पेरेंट्स को स्कूल की फीस चुकाने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम के नियम 165 का हवाला देते हुए कहा था कि स्कूल अपने परिसर में लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं वसूलेंगे, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। इसके लिए राज्यपाल ने चुनाव आयोग से अपील की है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सके। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्यपाल को उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की थी। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। उद्धव ठाकरे फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320.
महान अभिनेता ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए। ऋषि कपूर का मुंबई के चंदवाड़ी शमशान गृह में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे रणबीर कपूर ने उन्हें मुखाग्नि दी। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त दी गई। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का गिरगांव के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में गुरुवार सुबह 8:45 पर निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान मुंबई पुलिस ने नीतू कपूर, रीमा जैन, मनोज जैन, अरमान जैन, आदर जैन, अनीशा जैन, राजीव कपूर, रणधीर कपूर, सैफ अली खान, करीना कपूर खान, बिमल पारिक, नताशा नंदन, अभिषेक बच्चन, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी, जयराम, रोहित धवन और राहुल रवैल को मौजूद रहने की इजाज़त दी थी। इन सबके बीच ऋषि कपूर का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अस्पताल का है जब वे इलाज के लिए भर्ती हुए थे। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी ने उनके साथ ये वीडियो बनाया था। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट करके दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे। वे प्रतिभा के पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी हमारी बातचीत को याद करता हूँ। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय सिनेमा के लिए ये एक भयानक सप्ताह है जिसमें एक और महान अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। एक अद्भुत अभिनेता, पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशाल प्रशंसक के साथ वे बहुत याद किए जाएंगे। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने ऋषि कपूर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी ट्वीट की जो कुछ दिन पहले खुद ऋषि कपूर ने उनको भेजी थी। लता मंगेशकर ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि क्या कहूँ, क्या लिखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।